हाय। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं COP12। प्रोसीजरल सेडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट एंड सेफ मैनर। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कमिटमेंट है। प्रोसीजरल सेडेशन इज प्रोवाइडेड इन अ कंसिस्टेंट मैनर। यहाँ पे एक सेफ वर्ड और मेरे ख्याल से मेरे जूनियर ने छोड़ दिया है। सो प्रोसीजरल सेडेशन इज प्रोवाइडेड in a consistent and safe manner. Okay, so written guidance is based on STGs and sound clinical practices. हम लोगों ने पीडियाट्रिक्स में भी और ऑब्स्टेटिक्स में भी डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन जो ऑलरेडी स्टैब्लिश गाइडलाइन है, ऑन द बेसिस ऑफ दोज आपको स्टैंडर्ड SOPs बनाने हैं कि सेडेशन कैसे दिया जाएगा, कौन दे सकता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बोला एट अ मिनिमम इट शुड आइडेंटिफाई दोस प्रोसीजरल सेडेशन की जो रिटन गाइडेंस है, इसे ये आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिकली कि कौन सी लोकेशन में सेडेशन दिया जा सकता है। सो आपकी पॉलिसी में ये मेंशन होना चाहिए, आपके प्रोसीजर में ये मेंशन होना चाहिए कि व्हाट आर द लोकेशंस। रिटन गाइडेंस इंक्लूड्स द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग ऑर्डर्स, प्री प्रोसीजर असेसमेंट, monitoring during and after procedure, and time out, discharge criteria after the procedure। देखिए ये जो चीज़ें इन्होंने बोली हैं ऑलमोस्ट सेम चीज़ें, सेम पॉइंट्स एनेस्थीसिया के बारे में भी बोले जाएंगे। सो यू नीड टू फोकस कि पहली बात ऑर्डर कैसे लिखे जाएंगे, प्री प्रोसीजर असेसमेंट कैसे होगा, मॉनिटरिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसीजर कैसे होगा, और ट्रांसफर आउट या डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होगा। A pre-procedure assessment is done to document risk and appropriateness of procedural sedation। तो आपको एक pre-procedure assessment करना है sedation के लिए, तो आपको इसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए। The scope and content of assessment shall be based on professional guidelines and it is documented। देखिए पहली बात तो कमिटमेंट में ऊपर ही स्टार लगा है और इस पूरी गाइडलाइन में इन्होंने कम से कम 3-4 बार कह दिया कि इट शुड बी रिटन, इट शुड बी डॉक्यूमेंटेड। सो आपको इसके लिए एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना ही करना है और ये सारे पैरामीटर जो इन्होंने बोले हैं वो कवर करने ही करने हैं। The scope and content of assessment shall be based on professional guidelines। उन्होंने ऊपर भी STGs का नाम लिया था, तो STGs and professional guidelines are same। आप एनेस्थीसिया सोसाइटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अमेरिकन जो एनेस्थीसिया सोसाइटी है उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की गाइडलाइन में भी आपको एनेस्थीसिया की गाइडलाइंस मिल जाएंगी, विच आर कॉल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। Administration of sedation shall be standardized throughout the organization। तो स्टैंडर्डाइजेशन कैसे होगा? एक तो पहली चीज आप SOP बनाओगे, जो सेडेशन दे रहे हैं उनको ट्रेन करोगे। थर्ड थिंग, जो रिसस्टेशन और किट्स होंगी सेडेशन की उन्हें स्टैंडर्डाइज करोगे। ठीक है, तो यू प्रोवाइड सेम एनवायरनमेंट एंड सेम डॉक्यूमेंटेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी, कमिटमेंट है ये भी। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोसीजरल सेडेशन इज ऑब्टेन्ड। सो प्रोसीजरल सेडेशन का भी इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। मेरे ख्याल से बहुत कम हॉस्पिटल है जिनके पास प्रोसीजरल सेडेशन का इन्फॉर्म कंसेंट होगा, तो सर्टेनली ये आपको एक बनाना पड़ेगा। द इन्फॉर्म कंसेंट शैल बी टेकन बाय द पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग द सेडेशन और अ डॉक्टर मेंबर ऑफ द टीम एडमिनिस्ट्रिंग द सेडेशन। नाउ आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि सेडेशन कोई एनेस्थेटिस्ट द्वारा परफॉर्म करना है। उनका जो भी डॉक्टर, इवन एन MBBS, अगर वो सेडेशन दे रहा है, और प्रैक्टिकली तो उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो डॉक्टर भी होना चाहिए। सेडेशन ये ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करेगी, प्रिविलेजिंग करेगी कि कौन सेडेशन दे सकता है। और अगर आप किसी स्टाफ को इसके लिए प्रिविलेज कर रहे हो, सर्टेनली नर्सिंग स्टाफ को प्रिविलेज कर रहे हो, देन उनकी प्रिविलेज शीट में ये मेंशन होना चाहिए, प्लस उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए। द रिस्क, बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव्स रिलेटेड टू प्रोसीजरल सेडेशन शैल बी इन्फॉर्म। तो जो आपका इन्फॉर्म कंसेंट हो उसमें रिस्क, बेनिफिट एंड अल्टरनेटिव्स शुड बी रिटन।
The family and patient are educated about the post-procedural analgesia. Now, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मैं ज़्यादातर जगहों पे जहाँ पे भी मैंने काम किया है, मैंने एक फिक्स गाइडलाइन रखी है डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए और सबके लिए कि इन्फॉर्म कंसेंट सिर्फ मरीज देगा। और किस सिचुएशन में मरीज नहीं देगा? या तो पेशेंट मेंटली इनकैपेबल है, पेशेंट माइनर है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, या पेशेंट के दोनों हाथ ही नहीं है। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में कंसेंट मरीज के अलावा किसी और से नहीं लेना है। आपके लिए NABH थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरे कंसेंट हम लोग अभी PRE में आएंगे, देखिए इन्होंने रेफरेंस भी दे रखा है PRE 4E। आपको ये भी देखना है कि जब आप कंसेंट लें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कंसेंट की पूरी लंबी सी फील्ड बनाई हुई है कि आपको क्या क्या भरना है उसमें। अगर वो पूरी फील्ड बनी हुई है तो वो भरनी है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, मतलब लोग एकदम ब्लाइंडली भरते हैं। वहां पे 2 कॉलम अगर कंसेंट के दिए हुए हैं कि पेशेंट के सिग्नेचर, और फिर एक जगह लिखा हुआ है कि पेशेंट अगर सिग्नेचर ना कर पाए तो नेक्स्ट टू किन के सिग्नेचर और डिटेल कि कौन है। नर्सेज और कई बार डॉक्टर्स भी इतनी जल्दी में रहते हैं कि वो बोलते हैं यहाँ आप साइन करो, आप साइन करो, मतलब नेक्स्ट टू किन से भी ले लिया, पेशेंट से भी ले लिया। कई बार पेशेंट तो चलो साइड में गया, सिर्फ नेक्स्ट टू किन से ले लिया। सो बी केयरफुल, इन्फॉर्म कंसेंट इज समथिंग लीगल, और जो लीगल चीज है उसे बड़े थरोली हैंडल करना चाहिए और बड़े केयरफुली उसको भरना चाहिए। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट C, अगेन कमिटमेंट। कॉम्पिटेंट एंड ट्रेन पर्सन एडमिनिस्टर प्रोसीजरल sedation. Whenever a parenteral route is used, sedation may be administered by a doctor or a nurse. So parenteral route अगर यूज हो रहा है तो या तो डॉक्टर दे सकता है या नर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर दे सकती है, लेकिन टेक्नीशियन कभी नहीं देगा। यानी एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, CT स्कैन टेक्नीशियन, MRI टेक्नीशियन, कोई भी नहीं। या तो नर्स अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर या डॉक्टर ही देगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट D, कमिटमेंट है। The person monitoring sedation is different from the performing the procedure. तो अब भाई इसमें उन्होंने जरूर बोला कि अगर sedation दे दिया है और आप प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ही sedation मॉनिटर ना करें। There should be another person जो ये मॉनिटर करे। अब ये अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि ये एनेस्थेटिस्ट ही होना चाहिए। इट कैन बी अनदर डॉक्टर, इट कैन बी एनी अदर डॉक्टर। एनी अदर डॉक्टर मतलब मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाला, या फिर नर्स जिसके पास प्रिविलेजेस हैं वो कर सकता है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग पेशेंट शैल बी ट्रेन्ड इन डिटेक्शन ऑफ एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द मॉनिटरिंग पैरामीटर एंड ऑल्सो इन रिकॉग्निशन ऑफ एपनिया एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो इन्होंने खुद बताया कि भाई किस चीज की ट्रेनिंग देनी है। तो अगर आपके यहाँ एक एनेस्थेटिस्ट अपने स्टाफ को इन चीजों पे ट्रेन कर लेता है और वो उन्हें प्रिविलेज देता है कि हाँ भाई ही इज नाउ ट्रेन्ड इनफ टू मॉनिटर इट, गुड इनफ। अब ये हम D पे हैं और वो हमें रेफर करने को कह रहा है 12E, यानी कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। क्या क्या मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो कमिटमेंट है E भी। इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग इंक्लूड्स एट अ मिनिमम हार्ट रेट, कार्डियक रिदम, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड लेवल ऑफ सेडेशन। यानी जी जैसे इंट्रा ऑप मॉनिटरिंग होती है वैसे ही इंट्रा प्रोसीजर मॉनिटरिंग होगी, जहां पे ये पैरामीटर मॉनिटर करने हैं। जितने भी पैरामीटर हैं वो शैल बी मॉनिटर्ड। कार्डियक रिदम के लिए उन्होंने बोला है कि कार्डियक रिदम मे बी मॉनिटर्ड ऑन अ मॉनिटर ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड सेम मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड। बट इन केस ऑफ रिदम एबनॉर्मेलिटीज, यानी पेशेंट को एरिथमिया है, ट्रैकिकार्डिया है या एनीथिंग ऑलरेडी रिपोर्टेड है, देन यू शुड मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन F is commitment. Patient are monitored after procedural sedation and same is documented. Patient's vitals shall be monitored at a regular interval
यूनिट, मतलब जिस यूनिट में भी वो रिकवर कर रहा है, जब तक वो सेडेशन से पूरी तरह से रिकवर नहीं कर लेता। क्या क्या मॉनिटरिंग में चाहिए? हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, लेवल ऑफ सेडेशन इज मॉनिटर्ड। अब ये आफ्टर सेडेशन एंड आफ्टर प्रोसीजर की बात हो रही है। तो यानी कि आपके पास ये जो अर्ली वार्निंग साइंस शीट है न्यूज़, वहाँ पे आप हर 15 मिनट पे इसे मॉनिटर कर सकते हैं एंड इट शुड सफाइस। आपको लगता है नहीं जी हमें म्यूज़ में नहीं करना है, तो यू कैन मेक अनदर शीट, बट इट इज़ अगेन, मतलब व्हेन यू से इट इज़ डॉक्यूमेंटेशन, तो आप कहीं भी डॉक्यूमेंट करो, बट दे शुड बी कॉलम। देखिए, अगर आप इसे कॉलम में नहीं रखेंगे कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड लेवल ऑफ सेडेशन, तो अगर आप इसे लिख के नहीं रखेंगे ना, तो आप भूल जाएंगे कि क्या क्या मॉनिटर करना है। तो कोई क्यू होना चाहिए, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए। द लेवल ऑफ सेडेशन कैन बी मॉनिटर्ड बाय यूजिंग अ चेकलिस्ट which incorporates the various component of level of sedation, that is माइल्ड, मॉडरेट एंड डीप। तो एक बहुत सारी ऑनलाइन स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये वाइटल पैरामीटर ऐड कर सकते हैं। कई चेकलिस्ट ऐसी अवेलेबल है, फॉर्मेट्स अवेलेबल है जिसमें ये सब एडेड है, आप उन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट G, which is again commitment. Criteria are used to determine the appropriateness of discharge from the observation recovery area. यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है, that means documentation is necessary. Criteria shall be developed and documented by the organization in consonance with physiologic parameters and sound clinical practices. So certainly you need not develop the criteria, आप international guidelines को follow करो, and you make and keep this as a policy, develop a format accordingly, और आप उसे यूज करो। A qualified individual shall apply the criteria and same is documented. Again same thing. Procedural sedation में उन्होंने कई बार बोला है, it is not doctor, it can be any qualified individual. अब qualified individual क्या है? Qualified individual is nurse. तो नर्स को अगर आपने अप्रोप्रिएटली ट्रेन किया है, अप्रोप्रिएट प्रिविलेज दिए हैं, तो वो मॉनिटर कर सकता है। एंड फाइनल साइन ऑफ आप किसी ड्यूटी डॉक्टर से ले सकते हो, लेकिन लेट्स से यू आर अ बिजी हॉस्पिटल, देयर आर 13-14 प्रोसीजर्स हैपनिंग एवरी आवर, तो नर्सेज मॉनिटर कर सकती हैं, एक डॉक्टर फाइनल साइन ऑफ कर सकता है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है H, इक्विपमेंट एंड वर्कफोर्स आर available to manage patients who have gone into a deeper level of sedation than initially intended. तो आपके अस्पताल में जहां पे भी सेडेशन दिया जा रहा है, वहां सबसे पहले तो क्रैश कार्ट होनी चाहिए, ठीक है? क्रैश कार्ट शुड बी equipped for pediatric and adult both the cases. अब उन्होंने क्या क्या देखिए मांगा है। The room where procedural sedation is administered shall have equipment for emergency resuscitation, good, suction, advanced airway equipment, positive pressure ventilation, and supplemental oxygen in working order. Now यहाँ जो बाकी सब तो आपको मिल जाएगा, मतलब सक्शन मिल जाएगा क्योंकि गैस पाइपलाइन गई होगी, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी सिलेंडर से, नहीं तो पाइपलाइन से। लेकिन जो यहाँ पे इन्होंने गेम कर दिया वो है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बनाने के लिए आपका या तो VRV या VRF का स्टैटिक फ्लो हाई होना चाहिए, या फिर सीधे AHU इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो हो सकता है कल की डेट में एक NABH असेसर आपके एंडोस्कोपी रूम में पहुंचे और बोले कि जी यहाँ तो पॉजिटिव प्रेशर है ही नहीं, और पॉजिटिव एयर प्रेशर मॉनिटर कैसे होता है? पास्कल मीटर। तो असेसर ये भी कह सकता है जी पास्कल मीटर लगाओ, तभी तो प्रेशर मॉनिटरिंग करेंगे, है ना? सो जितने भी प्रोसीजर रूम आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये प्रोसीजर रूम है, वहां पे ये NABH ने एक छोटी सी लाइन डाल दी, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, एंड दिस इटसेल्फ इंक्रीजेस दैट रूम कॉस्ट बाय 2 to 5 lakhs, राइट? बट अभी तक असेसर्स ने इतना ध्यान नहीं दिया है, सो काम चल रहा है, बट कोई ना कोई बोल सकता है। Emergency medical equipment and supplies are immediately available and customized to the type of sedation being performed and the age and medical condition of the patient. I told you, crash cart.
adult and pediatric. That covers almost everything. A person trained in airway management / anesthesiologist shall be available in the organization so that the person can rush to the area. So patient को rush नहीं करना है कहीं, उस प्रोफेशनल को उस प्रोसीजरल एरिया में पहुंचना है रेसिस्टेट करने के लिए. ठीक है. So this is end of presentation. This was procedural sedation. आपने देखा इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और नए फॉर्म्स की आपको आवश्यकता है. ये आपको डेवलप करने पड़ेंगे अगर आप NABH को कंप्लाई करने जा रहे हैं. आपने ये भी देखा कि ये सारे के सारे कमिटमेंट, और अगर आप NABH 6th एडिशन या SSCO में जा रहे हैं या आप 50 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल हैं तो और एंट्री लेवल के लिए जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये चीज़ें आपके लिए ऑलमोस्ट मैंडेटरी हैं. आज नहीं तो कल. NABH 6th एडिशन के लिए तो अभी से मैंडेटरी है, लेकिन NABH 6th एडिशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं, लेकिन जो नए स्टैंडर्ड आए SSCO 3rd एडिशन और NABH एंट्री लेवल 2nd एडिशन, उसमें वो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं. तो सबको ही अपडेट होना पड़ेगा. इन केस देयर इज एनी डाउट और क्वेश्चन, आप मेरे से पूछ सकते हो इन द कमेंट. अभी अगला मैं आज के आज ही एनेस्थीसिया वाला भी डालूंगा, सो दैट वी कैन do the fast forward and complete COP chapter as fast as possible. Thank you.